दर्शकों, अचानक ऐसा क्या हो गया है जिसने शरद पवार के तेवर गर्म कर दिए हैं? शरद पवार क्यों फडणवीस सरकार को इन दिनों चेतावनी दे रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, शरद पवार जो कि महाराष्ट्र के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने फडणवीस सरकार को चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए उन्होंने नेपाल का जिक्र भी किया है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसने शरद पवार के तेवर को ऐसे गर्म कर दिया है जो नौबत चेतावनी देने तक आ गई है? और क्यों दी है वो भी आपको बताऊंगा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम। महाराष्ट्र के नासिक जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी, जो शरद पवार की एनसीपी है, उनकी तरफ से किसान जन आक्रोश मोर्चा जो है वो निकाला गया। इस जन आक्रोश मोर्चे के जो नेतृत्व है वो शरद पवार ने किया। पार्टी के सभी बड़े नेता और विधायक सांसद मौजूद थे। किसानों के मुद्दे पर शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी देते हुए कहा कि देवा भाऊ से मेरी विनती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शरद पवार ने क्या कहा है। देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी देते हुए कहा कि देवा भाऊ से मेरी विनती है कि देश के आसपास में जरा देखिए क्या हो रहा है। नेपाल में देखिए बीते 8 दिनों में क्या क्या हुआ है। वहां की सरकार चली गई, राज करने वाले चले गए। अब एक बहन वहां आई है, उनके हाथ में सरकार सौंपी गई है और क्या कुछ हुआ इसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा। देवा भाऊ और उनके साथी समझदार हैं, उम्मीद है कुछ न कुछ सीखेंगे। तो ये दोस्तों शरद पवार की तरफ से कहा गया है। अब शरद पवार एक तो किसानों का जो है आंदोलन के साथ दिखाई दिए, उसके बाद ये जो बातें उन्होंने कही है, आखिर ये क्या कोई इशारा है आने वाले दिनों में क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके बारे में शरद पवार अभी से जो है वो अवगत करा रहे हैं? आखिर क्यों ये तमाम चीजें जो है वो शरद पवार इस समय कह रहे हैं और नेपाल का जिक्र कर रहे हैं? दोस्तों, पूरा मामला जो है वो नासिक का है क्या? नासिक जिले में आयोजित सेवा भावी ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाषण देते हुए शरद पवार ने बयान दिया कि पिछले 5 वर्षों में राज्य सरकार के कार्यकाल में 1500 से भी ज्यादा किसानों ने कर्ज की वजह से आत्महत्या की। शरद पवार ने केंद्र सरकार की भी आलोचना की है। केंद्र सरकार जो उद्योगपतियों के कर्ज माफ करती है लेकिन किसानों के नहीं। अब किसान क्यों इस तरह कदम उठा रहा है? क्या वजह है कि उसके संकट काल में सरकार उसकी मदद नहीं करती? उसका जो आर्थिक नुकसान हो रहा है और उसमें उसका सब कुछ जाता देख वो आत्महत्या करना बेहतर समझता है। इस स्थिति को शरद पवार ने बयां किया है। अब दोस्तों, शरद पवार ने इस मुद्दे को उस मुद्दे से जोड़ा है जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गरमाया, वो है देवा भाऊ का एडवर्टीजमेंट। अब देखिए दोस्तों, जो देवा भाऊ करके जो छत्रपति शिवाजी महाराज को फूल चढ़ाते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक एडवर्टीजमेंट है, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं दोस्तों, बड़े बड़े होर्डिंग्स। उन पर क्या कहा है कि देवा भाऊ ने सारे महाराष्ट्र में अपने खुद के पोस्टर लगाए। छत्रपति शिवाजी महाराज को आप नमस्कार कर रहे हैं। ये तस्वीर आपने पूरे देश में दिखाया, पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में दिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में भी सूखा पड़ा था, किसानों के पास खेती के लिए हल नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना सोना किसान को दिया और हल का फाल सोने का बनवाया, उससे खेत जोता और शिवाजी महाराज ने कहा कि अगर देश का किसान भूखा रहेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। हमें उम्मीद थी कि देवा भाऊ जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का यह आदर्श लेंगे, लेकिन देवा भाऊ के बड़े बड़े पोस्टर्स महाराष्ट्र में हर जगह लगे हैं, लेकिन आप किसानों की तरफ झांक कर देखने तक के लिए तैयार नहीं। अब शरद पवार ने यह बड़ा हमला किया है दोस्तों। अभी हाल ही में मराठा आरक्षण को लेकर के फडणवीस सरकार घिरी हुई थी, फिर ओबीसी समुदाय ने चेतावनी दे डाली। इन सब के बीच में जो किसानों की हालत है महाराष्ट्र में, उसको लेकर शरद पवार अब फडणवीस सरकार पर चढ़ाई कर रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि अगर इसमें से रास्ता निकालना है तो किसान की फसल की कीमत, उत्पादन की लागत निकाल कर तय करने की जरूरत है। किसान आत्महत्या कर्ज की वजह से करता है। संसद में केंद्रीय वित्त विभाग की रिपोर्ट पेश की जाती है तो पता चलता है कि सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के कई हजार करोड़ रुपए कर्ज के माफ कर दिए, लेकिन सरकार के जो हजारों करोड़ रुपए बकाया रखते हैं उनके माफ कर दिए। लेकिन जो मेहनत करता है, देश की अनाज की समस्या का समाधान करता है, उसका कर्ज माफ नहीं होता है। हमें यह व्यवस्था बदलनी होगी और किसानों को आधार देना होगा। अब शरद पवार इन बातों को लेकर के किसानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर फडणवीस सरकार की जो मुश्किलें हैं उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं,
अब ये तो शरद पवार ही जानते होंगे। लेकिन शरद पवार यहीं नहीं रुके हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि देश के 3 पड़ोसी देश हमारे साथ नहीं है और उसकी वजह हमारी केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं। एक पाकिस्तान को अगर हम छोड़ दें तो हमारी बाकी के पड़ोसी मुल्क आज हमारे साथ नहीं है, हमारी ये स्थिति है। नेपाल में बीते दिन क्या हो रहा है वो हम सब ने देखा। वहाँ क्रांति हुई, वहाँ के प्रधानमंत्री को जाना पड़ा, सरकार बर्खास्त हुई, नए प्रधानमंत्री आए हैं जिसमें जिस तरीके से बांग्लादेश की आज़ादी के लिए हमने त्याग किया, वो देश हमारे साथ नहीं है। श्रीलंका हमारे साथ नहीं है और उसका कारण एक ही है और वो है हमारे देश की सरकार की नीतियाँ, क्योंकि उनकी नीतियाँ जो है एक सूत्रता में नहीं बाँधती सबको। तो ये बातें अब शरद पवार कहते नज़र आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि शरद पवार ने फडणवीस सरकार को चेतावनी दी है। अब ये चेतावनी किस रूप में दी है, क्यों दी है और इसी वक्त क्यों दी है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। और अपनी चेतावनी में बार-बार शरद पवार नेपाल का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि वहाँ के सरकार की सत्ता चली गई, दूसरे लोगों को बैठाया गया, वहाँ की जनता के आंदोलन की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये अपने आप में एक बड़ा इशारा देवेंद्र फडणवीस को देने की कोशिश। अभी जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ अभी हाल के दिनों में, आप देखिए कि कैसे मराठा आरक्षण हजारों की तादाद में दक्षिण मुंबई में आकर के जो मराठा हैं वो आकर बैठे हुए थे। मनोज जरांगे पाटिल आजाद मैदान में बैठे हुए थे भूख हड़ताल पे, अनशन पर। और पूरे दक्षिण मुंबई में आपने देखा होगा कि मराठा आरक्षण आंदोलन जो चल रहा था उसके जो लोग वहां पर आए हुए थे सपोर्ट करने, पूरे दक्षिण मुंबई में फैले हुए थे। मामला इतना बढ़ गया कि लॉ एंड ऑर्डर तक बात पहुंच गई। फडणवीस सरकार की विफलता को देख बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिप्पणी की और पूछा भी कि क्या किया जा रहा है, दक्षिण मुंबई में जो लोगों को दिक्कत हो रही है उस पर क्या किया जा रहा है। बाद में वहां पुलिस तैनात हुई, फिर तमाम चीजें की गई, फिर वहां जरांगे पाटिल जो है उनको टाइमिंग दी गई कि भाई आप इस टाइम तक खाली करिए, जो दिशा निर्देश तय किए गए थे उसका पालन नहीं हुआ, ये तमाम चीजें हुई। अब उसके बाद फडणवीस सरकार जो है वो बात मान गई। मनोज जरांगे पाटिल का 8 में से 9 खबर थी कि 8 में से 9 चीजें वो मान लिए हैं। लेकिन जैसे ही खबर आई, इधर ओबीसी समुदाय जो है वो नाराज हो गया। ओबीसी समुदाय के जितने भी नेता हैं, चाहे वो सत्ता में बैठे हों, चाहे विपक्ष में बैठे हों, उन्होंने फडणवीस सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप मराठा आरक्षण के लिए अगर दबाव में आकर के ये फैसले कर रहे हैं, तो हमारे आरक्षण पर बात नहीं आनी चाहिए। हमारे लोगों को जो फायदा मिलता है, वो जो है उस पर नुकसान नहीं होना चाहिए। और उन्होंने भी आंदोलन की चेतावनी दी थी कि अगर हमारे आरक्षण में हमें नुकसान पहुंचता है या हमारे हितों का ख्याल नहीं रखा जाता, तो हम भी आंदोलन करेंगे। इन सबके बीच में आप देखें कि कैसे फडणवीस सरकार जो है दोनों तरफ से जो है दबाव में थी। अब बीच में रास्ता निकालने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि हम जो है वो समिति बनाएंगे, समिति जो है वो दोनों को आकलन करेंगी और बीच का रास्ता निकालेंगे। तो इसको एक तरीके से टाइम ले लिया गया कि कैसे भी करके अभी माहौल गर्म है, टाइम ले लिया जाए। तो ये चीजें जो है महाराष्ट्र में अभी भी बनी हुई हैं, क्योंकि फैसला तो देना ही है, फैसला तो करना ही है। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जैसे ही मनोज जरांगे पाटिल अनशन तोड़ करके जैसे ही वापस गए, देवेंद्र फडणवीस का 4 से 5 दिनों बाद बयान आता है कि जो कुणबी सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको ही आरक्षण मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। तो ये भी बात आई कि क्या मनोज जरांगे पाटिल से जो वादे किए गए थे, क्या उससे पलट गए हैं देवेंद्र फडणवीस, या देवेंद्र फडणवीस के जो दांव पेच है उसमें कहीं मनोज जरांगे पाटिल फंस तो नहीं गए हैं, ये भी बात होने लगी। तो अभी बातचीत का दौर जारी है। लेकिन जो शरद पवार जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं किसानों को लेकर के, जो 1500 किसानों की हत्या के जो सुसाइड की बात है, आत्महत्या की बात है, तो उसको लेकर के सरकार क्या कर रही है दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल कि हो सकता है कि निकाय चुनाव में किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठे, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की हालत खराब है, निश्चित तौर पर फडणवीस सरकार, विपक्ष जो है फडणवीस सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM, लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।